नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966 और मैं हूं ओम प्रकाश। उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पलायन रोकथाम योजना, नंदा गौरी योजना, घसारी कल्याण योजना, हाउस ऑफ हिमालयस योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, अन्नपूर्णा योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन योजना के बारे में हम अपने चैनल पर एक एक करके चर्चा करेंगे ताकि दर्शकों को इनके बारे में सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक विषयों पर गहरी समझ रखने वाले और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। थैंक यू प्रकाश जी, नमस्कार जी। रावत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताएं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है। आप सभी को मेरा पुनः सभी नमस्कार, जो भी हमें सुन रहे हैं। चूंकि हमारी जो वीडियो है, हम जो डिस्कस करते हैं एक आने वाले फ्यूचर के लिए डिस्कस करते हैं, भविष्य में क्या होगा, किस तरह का होगा, इस तरह की योजनाएं। भारत सरकार क्या, उत्तराखंड सरकार, देखिए भारत सरकार की फंडिंग होती है, उत्तराखंड सरकार बहुत सारी योजनाओं के ऊपर काम करती है। अब सवाल ये है कि वो योजनाएं जब बाहर आती हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम से आती है या कोई बड़े नेता के नाम से या किसी के नाम से भी आती है, एनीवे कोई भी बात होती है। अब यह कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे, यानी फंडिंग जो है एक स्कीम बनाई गई है, उस स्कीम के अंतर्गत आपको युवाओं को कैसे स्वरोजगार दिया जाए। अब पहले तो युवा को जोड़ा जाता है, फिर ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं कि जैसे मान लीजिए वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, तो खेतीबाड़ी से उनको बताया जाता है कि आप भी अपने ही खुद कंपनी खोल के अपना एक समूह बना के कैसे भी, यानी चाहे महिलाओं का समूह है, महिलाओं का आजकल युवा मंगल दल, महिला मंगल दल और युवा लोगों का युवा मंगल दल और बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समूह चल रहे हैं जिनको कि जो फाइनेंस कैसे दिया जाए, किस तरह से, क्योंकि आपको मालूम है कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा सहकारिता मंत्रालय, इसका भी बहुउद्देशीय शिविर लगा था, तो उसमें भी सूचना दे रहे थे। अब लोगों को उसके बारे में प्रश्न करने का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रश्न करें। मैंने उनसे पूछा कि आपका ये किस टाइप का है, तो कहते कि हम रोजगार देने के लिए, यानी अब रोजगार से रिलेटेड क्या है, उनका भी ये छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बता रहे थे वो, लेकिन आम पब्लिक को पता कैसे चले, उनके लिए कोई पोर्टल, आजकल का टाइम डिजिटल है, पोर्टल लॉन्च होना चाहिए, कई चीजें। तो इस टाइप से जैसे मान लीजिए होटल या होम स्टे, जैसे कि हमारा टूरिज्म स्टेट है, यानी हमारा पर्यटन से रिलेटेड प्रदेश है, तो उसमें होटल या होम स्टे या आपके छोटी दुकान, कोई जैसे महिलाओं की जो उनकी कॉस्मेटिक वाली दुकान होती है, यानी बिंदी से लेके चूड़ी से लेके ऐसी भी दुकानें होती हैं, और आजकल परफ्यूम है या कुछ पाउडर से रिलेटेड, या मतलब आजकल ब्यूटी से रिलेटेड जो होती है महिलाओं की, इस तरह की, उसमें भीड़ भी काफी रहती है महिलाओं की, ये आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद है डेयरी फार्मिंग का है, पशुपालन,
अब चूंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि पशु बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लोग बाग पशुपालन भी कर रहे हैं। हमारे इसी गांव के पास में हम डेली उनसे पूछते हैं, उनकी करीब करीब 20 गाय हैं, तो वो लोग सभी लोग लगे हुए हैं। वो उन्होंने शायद एक दो कर्मचारी भी रखे हुए हैं उनके गोबर ओबर निकालने के लिए, साफ सुथरा नहलाने के लिए, और उनकी लेडीज भी लगी हुई हैं। वो दो भाई अपना अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, और फिर उसके बाद वो दूध वगैरह तहसील और ब्लॉक में देख के भी आते हैं। और वैसे फिर आप है, जैसे मान लीजिए खेती से रिलेटेड है, मशरूम उत्पादन करना या कई चीजें इस तरह की, जैसे एक यशपाल नेगी है यहाँ पे लाल कुछ लाल बाजार है, क्या नाम है, तो एक देघाट की साइड में, तो उनका हमने बहुत पहले इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था मेरे मशरूम की खपत इधर ही आसपास ही हो जाती है, जितना भी उनका वो होता उत्पादन होता है। उसके बाद है पर्यटन से जुड़ा हुआ कोई और भी व्यवसाय, टूरिज्म सेक्टर से बहुत सारे व्यवसाय जुड़े हुए हैं। अब आप खान पान से लेकर के वो होम स्टे में भी आ गया, रेस्टोरेंट में आ गया, और भी हैं जैसे ड्राइविंग का है। मान लीजिए टूरिस्ट बाहर से आ रहा है तो उसको कहीं घुमाना फिराना है, तो उसके लिए भी आपको चाहिए। दूसरी बात है कि आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी, ऐसे भी गाइड और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे यहाँ कत्यूरी डायनेस्टी का इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि बताना क्या है करके। तो ऐसे अब छोटा कोई हस्तशिल्प का उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग पहले आपको पता है यहाँ पे जो झाड़ू वाड़ू बनाने का होता था, छोटे मोटे चीजें, ये जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट भी होता था, तो वैसी एक सब्जेक्ट है कि यहाँ पे भी बनाया जाए पशुपालन से रिलेटेड कई चीजें। तो उसमें क्या होता है कि मेन बात आती है फंडिंग की। अब फंड्स के बारे में पब्लिक को पता नहीं होता कि भाई उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। अब जो पॉइंट यह आ रहा है कि बैंक वाले स्टार्टिंग में क्यों फंड्स नहीं देते, क्योंकि उनको ये बैंक एक कड़ी ऐसा है, व्यवसायी जो जो आने वाला जो व्यवसायी है और दूसरा गवर्नमेंट, दोनों के बीच में है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये जो लोग सिलेक्ट होते हैं इनको आप फंड दीजिए, वो बात सही है, फंड देने का काम है बैंक का। अब बैंक एक रिपोर्ट में एक ऑफिसर जाता है, वो पता करता है, अच्छा आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ओके जी, आपकी बिल्डिंग अपनी है, ओके, किराए पे ले रखी है, वो बात अलग है। फिर आपने क्या क्या अंदर इक्विपमेंट रखे हैं, सारी चीजें जो भी होम स्टे के मापदंड है उसको पूरा किया है, तब वो फिर आगे रिकमेंड करता है बैंक के लिए कि बैंक ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको पहली किस्त आपको देता हूँ, या दूसरी की जो भी किस्त आपको देनी है, रेशो जो भी है, मान लीजिए 50-50 का है, फर्स्ट 50 दे दीजिए, फिर 50 दिए दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई 10 लाख वाला होम स्टे खोलना चाहता है, तो उसको पहले 5 लाख रुपए तो अपने जेब से लगाना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसे बना करके, कुछ आपने वो पुराने मकानों को ठीक करके उसमें जैसे मान लीजिए 1-2 लाख रुपए लगे या इस तरह से करके जो भी लगेगा, फिर उसके बाद वो पैसा देना। तो इसमें जरा सा गवर्नमेंट को ये इस टाइप की योजना है, मैं आपको ये योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल अभी, इसमें हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि उनका एक उद्देश्य है कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैंने गुजरात के बारे में इसलिए भी बोला है कि वहां पे क्या होता है कि छोटा मोटा जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर से आते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर जो बनते हैं कंपनी वो सारे गुजराती आदमी होता है, या महाराष्ट्र का आदमी अपना होता है, या केरला का होता है, जो भी होता है, वो बाहर से लोगों को रोजगार देता है। वही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी है कि आप बाहर से जो आदमी आ रहा है उसको तो रोजगार दीजिए, और यहाँ के लोगों को भी हो सकता है रोजगार दे, लेकिन आप एक खुद ही एंटरप्रेन्योर बने, यानी व्यवसायी खुद बने। तो ये इसके लिए ये स्वरोजगार योजना खासतौर पे दी गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूंढने की बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। सरकार बैंक के माध्यम से युवाओं को लोन दिलाने में मदद करती है, और उस लोन पर सरकार कुछ प्रतिशत सब्सिडी भी देती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई युवा होटल, होम स्टे, दुकान, डेयरी, खेती से जुड़ा काम, टूरिज्म या कोई छोटा उद्योग शुरू करना चाहता है, तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसका मकसद साफ है, युवा आत्मनिर्भर बने और अपने क्षेत्र में ही रोजगार पैदा करे। रावत जी, इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है?
देखिए, मेन तो हैं युवा लोग, जिनको कि युवाओं को रोकना है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो। आजकल सभी लोग इंटरमीडिएट तो कर ही रहे हैं, उसके बाद अपने जो आजकल यहाँ डिग्री कॉलेज वगैरह खुल गए हैं, उनमें बिज़नेस स्टडी है या कुछ इस तरह के, तो वो अपना आजकल जनरली 12th करने का टाइम नहीं रह गया। आजकल आपको खास तौर पे या तो प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर आपको कुछ यानी पीजी का डिग्री या फिर जो भी डिग्री कोई ना कोई लेनी है, उसके बाद ही आप उतर के सामने आते हैं। तब तक आपकी उम्र करीब 20 से 25 साल की उम्र हो चुकी होती है, तो आप एक एलिजिबल हो जाते हैं। देखो, एक तो यहाँ का एक मतलब नागरिक का मतलब है कि यहाँ का लोकल आदमी होना चाहिए। वो उसके लिए ये एक स्कीम है। ये स्कीम ताकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी दे रही है, सारी चीजें ये मतलब इस तरह से दे, और वैसी महिलाओं का है। सभी लोग योग्य हैं, लेकिन जो लोकल हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ इंटरमीडिएट वगैरह यहाँ से किया है और उनका परिवार रजिस्टर में नाम है या इस टाइप से कुछ वेरिफिकेशन होती है, तभी आपको लोन वगैरह भी कुछ यहाँ से तभी मिल पाएगा जब आपके नाम से यहाँ जगह हो, ये हो, इस तरह से करके। तो ये सारी जो गवर्नमेंट ने वो कंडीशन रखी हैं, उनको फुलफिल करके तभी आप व्यवसाय कर सकते हैं, और इसमें बहुत आसान है, आसानी से। लेकिन मन में एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये करना है। जी। दोस्तों, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है। अगर कोई युवा या महिला अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उसके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। रावत जी, क्या पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को इस योजना का पूरा लाभ मिल पा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आईआईएम हमारे पास काशीपुर में है, तो आईआईएम काशीपुर क्या कर रहा है, ये इस बारे में कोई पहाड़ों की तरफ कभी कोई कैंपस खोला, कभी नहीं। आईआईएम अहमदाबाद के जो बच्चे हैं, जो लड़के, वो यूएस जाने से पहले, यानी कनाडा, यूएस, लंदन जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, वो उनके शहरों में, गांव में जाते हैं स्टडी करने के लिए, आईआईएम अहमदाबाद। और दूसरा आईआईएम बेंगलोर, वो भी ऐसा काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आईआईएम काशीपुर ने कभी कुछ ऐसा काम किया, और कभी आईआईटी रुड़की ने कभी ऐसा काम किया नहीं किया। तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक भविष्य की प्लानिंग की बातें हम लोग डिस्कस इस चैनल पे करते हैं, क्योंकि और कोई चैनल हमें ऐसे बहुत ही कम होते हैं, या तो हम सेल्फ डिस्कस करें या फिर हम किसी के साथ। तो उसमें उत्तराखंड संवाद 1966 जो है एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म बनाए और वहां से आसानी से फंडिंग हो, सही सही तरीके से सब चीज उसको समझाया जाए। यानी स्कूल के लेवल से ही, अब बच्चा 8वीं या 10वीं करता है तो वहां से वो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है कि आपको डेयरी फार्मिंग में जाना है या किस में जाना है। तो उसको बोला आईआईएम काशीपुर ने एक आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। तो आपको 12th करने के बाद आप डेयरी फार्मिंग में चले जाइए, आप होम स्टे में चले जाइए, आप उसमें चले जाइए, क्योंकि आईआईएम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए बना है। तो ये मेरी एक इच्छा है जो मैं अपनी बात कहता हूँ। और आईआईटी जो रुड़की है वो उसका भी ये काम है। तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे एक काशीपुर उधम सिंह नगर में सेटअप हो गया, एक रुड़की जो है हरिद्वार में सेटअप हो गया, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी देहरादून है, उसमें उससे वो बाहर जाते नहीं है। तो ये जो रोजगार मिलेगा इस तरह से, मतलब मेरा कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाए। हो गया, मैंने 12th से पास किया हुए बच्चे को पूछा, मैंने कहा सीए तो आप यहाँ से भी कर सकते, कह रहे सी यहाँ कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, कैसे करेंगे बताइए। जो ठीक है, आपके हफ्ते में 2-3 दिन तो क्लास लगती है, 2-3 दिन के लिए तो यहाँ से नहीं जाएगा ना। तो ऐसा, अब जैसे मान लीजिए टूरिज्म सेक्टर के लिए कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के युवा को अभी नहीं मिल रहा है। मैं तो इससे साफ बोलता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे है। और किन लोगों को मिल रहा है, वो स्कीमें धरातल पे आने से पहले ही हवा में खत्म हो जाती है। ये मैंने अभी चाहे मुर्गी पालन है, चाहे मछली पालन है, चाहे कुछ भी हो, आप उसको 1 साल के बाद देखेंगे, 1 साल के बाद ऑलमोस्ट वो जीरो होगा। तो वो नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इसको इस प्रश्न पे मैं सीधा बोलूंगा कि इसमें सही आदमी को नहीं मिल रहा है।
और एक खाना पूर्ति वाली बात बात हो रही है। इस बजट में भी बहुत अच्छा पैसा रखा गया है इन चीजों के लिए। जी दोस्तों, कुछ जगहों पर इस योजना का अच्छा असर भी देखने को मिला है। कई युवाओं ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, जैसे होम स्टे, डेयरी, पर्यटन से जुड़े काम या दुकानें। लेकिन सच ये भी है, कई पहाड़ी गांव में अभी भी इस योजना की जानकारी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। कई युवाओं को यह भी पता नहीं होता है कि आवेदन कैसा करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और बैंक से लोन कैसे मिलेगा। अगर सरकार और प्रशासन गांव-गांव तक सही जानकारी पहुंचाए और युवाओं को मार्गदर्शन दे, तो पहाड़ के बहुत जी से युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। रावत जी, क्या आपको नहीं लगता कि अपने जैसे हम वेकेशन के आसपास की बात कर रहे हैं इसमें, जी जैसे वेकेशन क्षेत्र हो गया, आपका दौराट हो गया, मासी हो गया, बागेश्वर हो गया, या ऐसी जगह पे जैसे दिल्ली के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हर तरीके की काम की योजनाएं बनाई जाती है, उनको काम सिखाया जाता है। क्या इस तरीके के इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में जगह जगह होने चाहिए या नहीं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कुछ ही बच्चे हायर एजुकेशन में जा पाते हैं, बाकी तकरीबन 10th और 12th करने के बाद उनको प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहिए। और ये फंडा गुजरात का है। गुजरात में जो तकरीबन जो हायर एजुकेशन करने वाले बहुत कम होते हैं, और मैट्रिक करने के बाद, कई तो 8th करने के बाद ही उनको फिटर से लेके, क्योंकि वहाँ मोटर जो ये ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, मोटर व्हीकल बहुत बनते हैं, तो वहां पे उनको जॉब लग जाती है बहुत आसानी से। तो हमारा भी वही होना चाहिए कि यहाँ पे किस चीज की फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं। फैक्ट्रियां कहाँ है? उधम सिंह नगर है या हरिद्वार में है, फार्मास्यूटिकल है या इससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10th ज्यादा मत पढ़िए। बात बेसिकली ये जो ऐसी इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल प्रोफेशनल, चाहे नर्सिंग के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आप ITI के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे आपके फार्मा के इंस्टीट्यूट हैं, और भी किसी भी टाइप के इस टाइप के जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, इनको 10th के बाद ही स्कूलों के साथ मतलब उसके साथ उनका टाई अप कर दीजिए। तो भाई तुरंत इस तरह के, तो वो बच्चे वहां से निकले, वो बच्चे सीधा वहां जाए। और मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप जो ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी बहुत कुछ चेंज आ रहा है, बहुत कुछ चेंज आ रहा है। तो आपको ये जो वैसे वाली जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन नहीं देनी कि AI सेक्टर जो आ रहा है, AI में आने वाले टाइम में एजुकेशन में भी AI सेक्टर का दखल होने वाला है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जगह जगह पे। देखिए, आपके ऊपर यानी कि कितने इंटरमीडिएट है, मान लिया 5 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज का मतलब होता है स्कूल, यानी इंटरमीडिएट स्कूल है जो, जिन्हें दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है 12th करने का। तो उन स्कूलों के 5 स्कूलों के ऊपर एक ITI या एक नर्सिंग का या ऐसे इंस्टीट्यूट दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ आपने एक नर्सिंग का इंस्टीट्यूट दे दिया या ITI का दे दिया, तो कुछ दूरी पे मासी है, मासी पे एक इंस्टीट्यूट दे दीजिए। वहां पे आप सैलदे देघाड़ में, एक मानिला में, एक आपके चकोटिया में, एक उसके बाद आगे गैरसैंण में, इस जो एरिया है, एक मरचुला में, इस टाइप से। तो डिफरेंट डिफरेंट 5 जगह पे 5, मतलब ये कि 5, कोई कहीं नर्सिंग का, कहीं फार्मा का, कहीं पे आपका ITI का, और कहीं और टाइप की जो चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, तो वो आप आसानी से इस ओर बढ़ सकते हैं, और बच्चे भी बहुत काबिलियत के साथ निकलेंगे। जी रावत जी, लोग अक्सर कहते हैं कि बैंक से लोन लेना आसान नहीं है। क्या इस योजना में भी ऐसी समस्याएं आती हैं? देखिए, बैंक के बहुत सारे मापदंड हैं। मैंने बताया ना, होम स्टे खोलते हैं तो होम स्टे वाला इंस्पेक्शन वाला जो ऑफिसर है, उसकी रिपोर्ट लगती है, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। तो इसी टाइप से, मतलब वो अपने जो पैसे की, जो पैसा गवर्नमेंट, मान लीजिए 50 लाख का होम स्टे है, तो उसमें से 25 लाख आपको गवर्नमेंट दे रही है, 25 लाख रुपए आपको बैंक दे रही है, तो दोनों मिलके 50 लाख हो गया। और हो सकता है वो कह रहे हैं कि जो पैसा पहले गवर्नमेंट ने देना है, वो पैसा आपको अपनी जेब से लगाना 25 लाख। तो आपके पास 25 लाख है कि नहीं है, तभी आप होम स्टे खोल पाएंगे। चाहे 50, चाहे वो 20 लाख का है, तो आपको 10 लाख देना है। तो इसलिए अब बैंक को कुछ ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए। बैंक क्या है? बैंक एक मिडिलमैन है। मिडिलमैन, वो आपको नहीं जानता है, वो गवर्नमेंट को नहीं जानता है, वो अपने पैसे को जानता है।
तो वो आपका ये देखता है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे बनेगी। मान लीजिए आपने बोला कि 10,000 रुपए की महीने की इंस्टॉलमेंट, अब आप कहेंगे जी मेरे कस्टमर आएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपए, मान लीजिए आपको हो सकता है किसी महीने कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कुछ हो गया तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट भी ना निकले, तो वो आपको देखेंगे आर्थिक स्रोत आपके कहाँ कहाँ से क्या है। तो बैंक का सिंपल फंडा है। तो ये आज समझने की, जो बैंक कहता है ना कि मेरे पास सिर्फ वन स्टेप है, एक उंगली दबाइए आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। वो आपको दिखता है कि आपके अकाउंट में यदि 10 लाख रुपए जमा है तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं आपको 10 लाख रुपए का लोन दे सकता हूँ। उसको, उसकी नजर आपके उस 10 लाख पे है, गारंटर पे। तो वैसे ही है यहाँ पे क्या है, यहाँ तभी उनको बोल रखा है कि आपके पास जो जमीन है, जमीन पे जिस पे आपने बनाया है वो आपके नाम से है, तो वो आपके गारंटी के तौर पे पहले ले लेता है। तो जनरली होता क्या है, जब ये चीजें सारी आम आदमी समझता है तो उसको इमिडिएटली क्लियर हो जाना चाहिए, हाँ जी बैंक सीधा आपको ये दे रहा है। बैंक को तो आपका अपना पैसा रिकवर करना है, 10,000 की उसको इंस्टॉलमेंट चाहिए तो 10,000 रुपए आपको करना है पे, जैसे भी हो। तो मान लीजिए आप कोई रिटायर्ड हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन से रिटायर होके आ गए, आप जैसे आर्मी वाले रिटायर होके जल्दी आ जाते हैं तो वो अपना खोलते हैं तो उनकी एक पेंशन आती है, तो वो कहेगा मैं 10,000 रुपये आपके पेंशन में से काट लूंगा, ये वाली बात है, तो आपको लोन वगैरह दे देता है। लेकिन जो यूथ होता है, उनके जो घर वाले होते हैं वो उनके नाम से एक जमीन का टुकड़ा कर देते हैं, तो ताकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो बैंक अपने पास से उसको रिकवर कर लेता है। तो बैंक का सिस्टम है आज भी, जो आसान शर्तों में तो बैंक से नहीं मिलता है, लेकिन डिजिटल एज है तो कुछ लोगों में जानकारी, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, उनको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि आपको घर बैठे बैठे ही सारे काम हो जाते हैं। तो ये सारे सिस्टम बने हैं। तो ये एक डिजिटल एज है, उसमें भी एक आपको जब ये व्यवसाय खोलते हैं तो उसमें सभी तरह की गाइडलाइंस या वो गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, उसमें कहीं ऐसा लूप होल नहीं होना चाहिए, कहीं से कोई उसको बीच में लड़खड़ा जाए वो हो जाए करके, पूरी तरह से स्टडी रिपोर्ट होनी चाहिए। सभी मैं आईआईएम की बात कर रहा हूँ और आईआईटी वालों की बात कर रहा हूँ, वो काफी मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। इसमें सरकारी योजनाओं में कई जगह हो सकता है कि कई जगह लूप होल रह जाता है, तो वो उसका फायदा भी उठाते हैं इस तरह से। तो मैंने बता दिया कि बैंक एक आसान भी है, बैंक बहुत मुश्किल है, नहीं तो आपके वो घिस जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, वो रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है नहीं मैं इसको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये इसके नाम से जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, जो बिल्डिंग बनाई है ये इसके नाम से नहीं है, तो फिर बताइए कैसे होगा। तो वो एक कहने में अभी 50-50 मैं एक रेशो बताता हूँ, मतलब 50% उनके लिए है जो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, 50% उनके लिए जो कि करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो शायद व्यवसाय फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे पाटा जाए ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। जी दोस्तों, कई लोगों का यह अनुभव रहा है कि बैंक से लोन लेना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार बैंक अतिरिक्त दस्तावेज, गारंटी या कुछ और औपचारिकताएँ माँग लेते हैं, जिससे युवाओं को परेशानी होती है। कुछ लोगों को बैंक की प्रक्रिया समझने में भी दिक्कत होती है। अगर सरकार इस प्रक्रिया को थोड़ा-सा सरल बना दे और बैंक भी युवाओं को सही मार्गदर्शन दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले पाएँगे। क्योंकि कई युवाओं के पास अच्छे आइडिया तो होते हैं, लेकिन आर्थिक हम्म। संसाधन नहीं होते। रावत जी, उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। क्या इस योजना से पलायन कम हो सकता है? देखिए, देखा जाए तो पलायन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना कि मैंने आज तक ये पूछता रहता हूँ, जो मैं योजना को अप्रूव हमारे मंत्रालय, पुराने मंत्रालय से हुआ है, वो मंत्रालय के बारे में पूछता हूँ, यार हमने भी इतनी कोशिश की, ये किया, तो पंतनगर के बारे में, प्राग खुरपिया के बारे में कोई नहीं जानता, कोई किसी को नॉलेज नहीं है। बड़ी ही बहुत ही ऐसा लगता है कि नहीं, इनको ये है कि हमको, अच्छा एक एक जो यूथ था उसने बोला जो पंतनगर में है वो हमको सैलरी उतना दे नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भाई पंतनगर में तुमको 10,000 में यदि मकान मिलता है तो आपको दिल्ली जैसे शहर में 20,000 में मिलेगा, तो आप आ तो गए ना वहीं पे। यदि यहाँ पे 25,000 रुपए मिलते हैं तो दिल्ली में 50,000 मिलते हैं, तो 50,000 आपके वैसे खर्च हो जाते हैं। आज आप रैपिड से जाइए चाहे मेट्रो से जाइए तो उसमें कितना खर्चा हो जाता है। तो ये आदमी नहीं समझ पाता जो। अच्छा दूसरे आप पलायन की बात कर रहे हो, पलायन ये वाला पलायन है
कि आपको सीधा नोएडा जाना है, आपको गुड़गांव जाना है, आपको लखनऊ, जहाँ जो भी ऐसी टाइप की सिटी है, चाहे आपको महाराष्ट्र जाना है, चाहे गुजरात जाना है, लेकिन आपको पंतनगर में नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ ये ऑप्शन रूट अब बन रहा है, मैं आपको केदारनाथ की यात्रा का एक वाकया बता देता हूँ, सिंपल है। तो गुप्त काशी के एक वहीं के लोकल थे, तो मैंने उनसे पूछा, गौरी कुंड से यात्रा हमने सुबह 5:05 बजे स्टार्ट की थी। मैं जनरली ये इसलिए बताता हूँ, जरा रोचक भी बन जाए और ये लोगों को एक सेंस क्लियर, मतलब सिग्नल क्लियर हो जाए करके। तो हमने 5:05 4:30 बजे स्टार्ट की होगी, तो जाते जाते 18 किलोमीटर तक हम चले। तो 18 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर रह गया था, 22 किलोमीटर है वैसे वो, तो 18 किलोमीटर तो हम पैदल चले, उसके बाद नहीं चल पाए, तो हम फिर वहां से घोड़े खच्चर लिए, जो एनीवे। तो वो घोड़े खच्चर वालों से हमने पूछा कि आप कहाँ के हो, तो उनमें से कुछ तो हमें डोली वाले तो नजर आए नेपाल के, उन्होंने बोले जी हम नेपाल से हैं। और जो घोड़े खच्चर वाले थे उसमें से 75% जम्मू कश्मीर के थे, यानी जो वैष्णो देवी की यात्रा भी करवाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा में जो घोड़े खच्चर का काम करते हैं वो अब इधर भी आते हैं। मतलब ये कि गर्मी के टाइम में जब जब यात्रा सीजन चलता है, तो केदारनाथ की यात्रा थी, तो मुझे गुप्त काशी का जो आदमी मिला, तो उसने क्या कर रखा था मैं आपको बता देता हूँ। वो 100 रुपए की एक प्लेट दे रहा था, उसमें से कुछ एक केला था, एक संतरा था, एक अमरूद था, एक पपीता था, एक वहां पे माल्टा वाल्टा टाइप का जो सारी चीजें। तो उसने बोला कि ये जो सारे आइटम इसमें है, नींबू था, सारे आइटम जो भी है, तो हालांकि वो 25 रुपए का रहा होगा नीचे की साइड में, लेकिन वहां तक खच्चर उच्चर ले जाने में उसको 100 रुपए का हमने पे किया। तो उसी टाइम एक हमारे से बात करते करते कुछ गुजरात के लोग मिले, ये वो, तो करीब करीब 1,000 की उसकी सेल होगी, 10 प्लेटें बिक गई। तो मतलब ये था कि मैंने उससे पूछा कि आपका कैसे चल रहा है, किस किस टाइप से। तो उसने यही जब बातें होने लगी, तो उन्होंने बोला कि हमने जो यात्रा सीजन में 24 घंटे में, कि मैंने और मेरे भाई ने सबने मिलके, और मेरे साथ जो नौकर हैं वो कुछ इधर के भी हैं जो कि लाने का काम करते हैं, और कुछ बाहर के नेपाली भी हैं, कुछ बिहार के भी हैं, तो उनको भी सबको लाइन में लगे हुए, यानी 24 घंटे हमने, कह रहे कि 24 घंटे में मैंने 1 लाख रुपए कमाया केदारनाथ यात्रा गौरीकुंड से ऊपर के साइड में। जी, 1 लाख रुपए 24 घंटे में कमाया। तो आप मान सकते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं कि बाहर से, जो बाहर के स्टेटों से उनको नौकरी दी है उसने। तो ये मेरा मतलब है, जो पलायन कह रहे हैं, पलायन कह रहे हैं, अब ये ऑप्शनल रूट हमारा बन रहा है, तो इसमें जगह जगह पे आपको स्टॉल लगा सकते हैं। आप हेमकुंड साहिब वाले आएंगे, वो आपको बाहर से फंडिंग भी करेंगे, आप उनको लंगर खिलाइए, आप उनको पानी पिलाइए, आप उनको ये कीजिए। हमारा तो ये पैदल यात्रा रूट रहा है, यहाँ पे लोग बाग आराम करते थे, जैनल से लेके वहां तक छोटे छोटे वो लोग, ये एक धर्मशालाएं नजर आती थी, वो लोग लेट जाते थे, अपना खाना बनाते थे, चूल्हा वूल्हा लकड़ी वकड़ी भी देते थे उनको, वैसे सिंपल यात्रा होती थी। आजकल क्या है, मोटरसाइकिल वगैरह में हो रही है, कभी रेस्ट करेंगे, शौचालय होना चाहिए, वो सारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें। कोई पलायन वाली, पलायन उनको करना है जिनको कि यहाँ पे मतलब उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली का ठप्पा चाहिए, तो वो उसको अब सुधार करना पड़ेगा। हम ये ऑप्शन रूट पे रोजाना एक वीडियो बनाते हैं, हम लोग कोई एक मेंटल नहीं है, हम पागल नहीं है जो कि बार बार इस ओर फोकस करते हैं। हमारा मीनिंग है कि ये क्षेत्र जो बिल्कुल ना मीडिया में आता है, ना कहीं पे भी आता है, लेकिन ये गूगल में आ चुका है, गूगल के इस क्षेत्र में आ गया है। तो ये एक हमारे युवाओं के लिए काफी गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है कि ये अपना रोजगार को सेटअप करें यहाँ पे, और ये बड़ी आसानी से पलायन वलायन सब उल्टा हो जाएगा, सारा पलायन, मतलब वापसी होगी। तो ये मेरा मतलब है, मैंने इसीलिए केदारनाथ का जिक्र किया। गुप्त काशी का आदमी, उसने बोला मैंने 1 लाख रुपए 24 घंटे में कमाया। तो क्या 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 बताइए, कोई चीज का कमी है क्या? दोस्तों, अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए तो इससे पलायन को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। पहाड़ से पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं मिलते। अगर युवाओं को अपने गांव या कस्बे में ही व्यवसाय शुरू करने का मौका मिले तो वे बाहर जाने के बजाय यहीं रहकर काम करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन, कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले तो पहाड़ में रोजगार के लिए
अवसर भी पैदा हो सकते हैं। रावत जी, आपके अनुसार इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने तो अपनी वो बना रखी है। गवर्नमेंट की स्टडी कहाँ चूक हो जाती है, ये बात मैं आपको बता दूं। उनके जो जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, ग्राउंड रियलिटी उनकी जीरो है। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें हम जब देखते हैं, वहां तक भेजते हैं, मैं तो मिनिस्ट्री को भेजता हूँ डायरेक्ट, सेंट्रल मिनिस्ट्री को, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो फंड्स आता है, 90,000 करोड़ रुपए इनकी देनदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो वहीं से फंडिंग आती है। ये यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ना दे तो इनका वो सैलरी देना भी बंद हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ऑफिसर वहां बैठे हैं, उनको इस रूट पे लगाया जाए, यहाँ सर्वे किया जाए, यहाँ वो किया जाए। वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो ये बहुत सारी चीजों में सुधार करने की जरूरत है। जैसे हिमाचल के जो पहले मुख्यमंत्री थे, 1967 में शायद पंजाब से अलग हुआ था हिमाचल, परमार जी, वो एक आम आदमी थे। वो बिल्कुल पहाड़ों में जा करके पता नहीं किस किस से उसमें बैठ करके पूछते थे, चूल्हे के बारे में पूछते थे, कई चीजों के बारे में। वो नहीं कि वो शिमला में ही जमे रहते हैं, शिमला भी पहाड़ी एरिया है। अब हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये देहरादून में ऐसा एरिया पे बना दिया इन्होंने ही करके। यदि ये पहाड़ में होते तो शायद ऐसा काम मतलब आसानी से होता। तो ये जो चीजें हो रही है ना, जो ये योजनाएं बना रहे हैं, वो योजनाएं धरातल पे उतरते उतरते दम तोड़ देती हैं। कोई बहुत कम है, और जो नीचे लेवल का जो ऑफिसर है उसी पे सारा बोझ डाल दिया जाता है। अब मैंने एक बार आपको बताया था ना गोचर के मेले का। गोचर के मेले में एक ऑफिसर था, तो उसको उसके मतलब कंप्लेंट डीएम के पास गई, डीएम चमोली के पास, कि गोचर के मेले का जो प्रशासनिक ऑफिसर है वो अपने यहाँ देहरादून अपने घर में बैठा हुआ है। तो एक दिन उसने पकड़ लिया। तो उसने बोला भाई तुम कहाँ हो, क्या हो? तो बोला मैं तो जी गोचर में हूँ। तो पता पता लग गया, वो तो अपना वो ऋषिकेश से आगे पहुंच गया था, देहरादून। जबकि उसको पहले बता दिया गया था कभी भी निरीक्षण हो सकता है। तो ऐसे जो ऑफिसर है, फाइलों में चीजें बंद हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फाइलों का सिस्टम ही खत्म होने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फाइलों का सिस्टम खत्म हो चुका है। फाइलें ई फाइलें हो गई है। अब तो डिजिटल हो गया सभी चीजें। तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जो अब हम क्या सुझाव दें, क्या क्रिटिसाइज करें लास्ट में? तो गवर्नमेंट ने जो योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं मेरे हिसाब से 25 और 75 का रेशो है। यानी जो 75% आपने जो योजनाएं बनाई है, वो बिल्कुल 25% तक भी सफल होने के चांस उनके बहुत कम है। जितनी योजना बनाई है उनमें से देख लीजिए। तो जो अब ये जो इस टाइप के कह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रेनिंग पे डिपेंड है। ट्रेनिंग वाले दें, स्कूलों में ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो ये गवर्नमेंट का जो तंत्र बना है, ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैंने जहां तक देखा, मैंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया। हम तो 24 घंटे कभी भी बुला लेते थे, तो जाना पड़ता था। रात सवेरे जाने का टाइम है, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं होता। तो ऐसे करके अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैं इस बारे में सॉरी, मैं कमेंट से तो नहीं दे पाऊंगा जितना मैंने देना था। तो ग्राउंड रियलिटी मैंने सारा चेक किया, ऑलमोस्ट सिफर के। इसीलिए 25 साल में अचीवमेंट के नाम पे पर्वतीय क्षेत्रों के 10 डिस्ट्रिक्टों में जीरो हो गई है। सिर्फ ये जो चार धाम यात्रा है, इसमें भी 1 लाख कमाने वाले कुछ लोग तो हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको जो नीचे का कर्मचारी है, वो आप हायर ही कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। चाहे आप नेपाली को ला रहे हो, नेपाल से ला रहे हो, चाहे आप बिहार से ला रहे हो, चाहे आप मुरादाबाद से आदमी उसको लेके आ रहे हो, चाहे किसी को भी ला रहे हो, वो सब बाहरी क्षेत्र के हैं। और हमारा आदमी चाहे वो कुछ भी कर रहा है, चाहे वो गोवा में जाकर के रेस्टोरेंट में जो भी काम कर रहा है, लेकिन वो यहाँ काम नहीं करेगा। वो वो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे कम होगा इस तरह से। और एक ही युवा की एक ही है कि वो सिर्फ एक सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। वो नौकरी कैसे, क्या वो होगा, क्या नहीं होगा, वो तंत्र इसको खा चुका है। तो ये जो हमारा स्वरोजगार का मामला है, इसमें मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट इसको कितना ध्यान देगी, कैसे ध्यान देगी। तो कुछ ऐसा करे, ट्रेनिंग के साथ जोड़े, तो सेल्फ युवा जो है ना, अपना अपना खुद कुछ कर सके। रावत जी, एक अहम सवाल और है। जी। आप पहाड़ में रिटायरमेंट के बाद आप पहाड़ में अक्सर पहाड़ में रह रहे हैं। हम्म। पहाड़ के युवाओं की सोच और जो शहरों में, मतलब आए तो हमारे पहाड़ से हैं,
और वो शहरों में आके नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी सोच में और पहाड़ में रहने वाले युवाओं की सोच में क्या अंतर है? हाँ, ये बात आपने पॉइंट बहुत अच्छा किया। ये मेरे साथ एक कल ही घटना घटी है। घटना क्या घटी है, मैं धरूगदर के पास में इसी रोड पे मेरा मन किया कि हमने कहा यार पेट्रोल भरवाना था, तो एक नीचे की साइड में रोड का हम जरा आजकल देख रहे हैं। मैं पहले आगे की सोचता हूँ कि यार यात्रा रूट जब खुलने वाला है तो हमारी पैचेज कहाँ कहाँ खराब है रोड के। तो मैंने एक बार केदार का भी किया था, एक बार मैंने कल गया मैं, तो जो जहाँ पे भूमिया देव का मंदिर है तो वहां मत्था भी टेका। उसके बाद हम नीचे गए धरूगदर तक। वहां पे कई को ने बोला था, एक पांडे जी यूट्यूबर हैं, आप जानते ही हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं रात को आया तो मोटरसाइकिल टकराते टकराते बची, क्योंकि वहां पे बहुत छोटी है। वो तो हमारे मास्टर जी हैं मोहन सिंह जी, तो उन्होंने बोला कि ये 1956 में जब रोड बनी थी तब का बना हुआ है पुल, बताइए। और इतना छोटा सा है, उसमें यदि वो ट्रक घूमता है तो उसको बहुत टाइम लगता है ऐसे मुड़ने में, जरा से भी बाहर होगा तो वो उसमें टक्कर खा जाएगा। तो वो कई बारी जर्जर होके फिर उसको ऐसे रिपेयर कर दिया उसको। एक बार तो उसके पूरे ऊपर के जो हैंडल हैंडल टाइप के होते हैं जो बचने वाले, वो भी टूट गए थे। फिर वो उसी को बना दिया, लेकिन नीचे से उसको रिपेयर नहीं किया। तो अब यात्रा रूट पे तो वहां पे एक आदमी, कुछ ग्रुप मिला यूथ का, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला कि सीधा सीधा बोला हम दिल्ली से हैं। तो मैंने कहा दिल्ली से आप लोग आए हो? तो यहाँ पे फिर बोला कि नहीं नहीं नोएडा से हैं। तो फिर वो दूसरा बच्चा हंसने लगा, वो कह रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, नोएडा भी दिल्ली एनसीआर कहलाता है, कोई बात। फिर मैंने कहा यहाँ गांव कहाँ है आपका? तो कहता है कि मेरा गांव बाड़ीकोट में है। मैंने कहा अच्छी बात है यार, तो ये बोलो ना कि बाड़ीकोट का हूँ। कहता है नहीं मैं दिल्ली का हूँ, मैं बाड़ीकोट का नहीं हूँ। तो मैंने कहा आपने 12th कहाँ से किया? उन्होंने कहा भिक्या सेन से किया। तो मैंने कहा यार 12th तक तो तुमने यहाँ पढ़ा, अब तुम आगे पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए वहां चले गए, तो तुम दिल्ली के कहाँ से हो गए? अब मैं भी 50 साल दिल्ली में रहा हूं, मैं कहता हूँ यार मैं उत्तराखंड का हूं। तो मैं एक एग्जाम्पल भी दूं, तो मैं जब ये जरा सा बड़ी हो जाएगी इसको काट छाट जो भी करना, मैंने उड़ीसा में गया। उड़ीसा में मैं कोणार्क टेम्पल पे गया था, जगन्नाथपुरी गया था। तो वहां पे मैंने एक आदमी से बोला कि भाई ऐसी बात हुई। बोला जी आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा दिल्ली से। तो एकदम आदमी ऐसे देखने लगा और इस तरह से बिफर गया, कह रहा है दिल्ली वाले बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहता है मैं अक्षरधाम में नौकरी करता था, मुझे रात को मोबाइल भी लूट दिया, पैसे भी लूट दिए, मुझे मार भी दिया। कहता मैं उसके बाद वापस आ गया, अब मैं यहाँ दुकान करता हूँ। कहता है मैं दिल्ली वालों से बहुत खतरा महसूस होता है। समझ गए ना? फिर मैंने कहा अच्छा, मैं सोच करके बड़ा हैरान रह गया। उसके बाद मैं दूसरी एक दो दुकान के बाद और गया, उसने भी पूछा कि जी आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा उत्तराखंड से। तो वो हाथ जोड़ने लगा, कह रहे यार आप तो ऐसी पवित्र भूमि से आए हो। ये बात मेरे साथ रामेश्वरम में भी हुआ। रामेश्वरम का पुजारी मेरे से कहने लगा आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने कहा क्यों? आप तो यार आप पुजारी हैं, बड़े आदमी हैं। वो कह रहे नहीं, वो पवित्र भूमि है। तो ये हमारे युवाओं में कहाँ से होगा कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं नोएडा का हूँ, मैं गुड़गांव का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो ये सोच कब बदलेगी? तब जाके। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा था। तो यही बात है। ये जी। तो रावत जी, पहाड़ के युवाओं की सोच क्या है? वो क्या चाहते पहाड़ हैं? के युवाओं पहाड़ के युवाओं की सोच ये है कि बाहर का जो व्यक्ति है, चाहे वो दिल्ली में ज्यादा टाइम रह गया तो वो भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो 2 दिन 4 दिन के लिए आए, नमस्ते वस्ते करे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो फ्री वीज वगैरह चल रहे हैं, वो वहां पे आप पूछने लग जाओगे यहाँ स्कीम्स क्या हैं, तो वो फिर आप दुश्मन बन जाओगे। तो वो उनके साथ आप एडजस्ट नहीं हो सकते, तो आपको किसी तरह से परेशान करेंगे। यहाँ लोगों ने कई चीजों के 2-2 कनेक्शन ले रखे हैं। चाहे मैंने आपको बताया पानी के 2 कनेक्शन ले रखे हैं, आपको एक कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। हमारे इनकम टैक्स के और कस्टम के रिटायर्ड हमारे साथ के हैं, एक तो हमारे से काफी सीनियर है, वो कहते हैं हम गाँव इसलिए नहीं आते कि मेरे पास पानी नहीं है।
नल बिछा रखे हैं, पानी का मतलब कनेक्शन भी नहीं मिला और पानी मिला भी नहीं। तो और दूसरा जो सोलार लाइट लगाने के लिए बोला, उन्होंने बोला नहीं आपकी ग्राम सभा उधर है, आप इधर क्यों आ गए? बताइए, जब मकान उन्होंने अपने खेत में बनाया तो उस समय बोला खेत ही है, लेकिन आप पहले उधर के थे, तो आप वहां के उससे मांगो। तो सोलार लाइट किसकी जगह पे 4 लगा दी कि उनके यहाँ एक भी नहीं। तो ये ऐसा जो वातावरण बना हुआ है, इसको कौन देखेगा, क्या देखेगा? और ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो वो नहीं चाहते कि वो श्रिंक होते जा रहे हैं। अभी भी आप जनगणना करेंगे, वो करेंगे, यदि आप लोग नहीं आएंगे तो आप लोगों को सबका नाम काट देंगे। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यदि मेरे ये शब्द अच्छे ना लगे तो आप इससे निकाल दीजिएगा। जनगणना के बारे में हम एक और वीडियो बहुत जल्द लेकर वीडियो, आएंगे अपने दर्शकों के लिए, जी। ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ संदेश जो है अपने उस वीडियो में जो शहरों में आ चुके हैं उन लोगों जी, को जी, देने की कोशिश करेंगे कि उससे क्या बिल्कुल। फायदा है या क्या नुकसान होने वाला है, ताकि वो भी अपनी मातृभूमि की तरफ ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में किसी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत कोई व्यवसाय शुरू किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की चर्चा से यह समझ में आता है कि मुख्यमंत्री सब रोजगार योजना युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह योजना जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती है। अगर सही जानकारी और सहयोग मिले तो यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की एक और महत्वपूर्ण योजना, पलायन रोकथाम योजना पर, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार के प्रयासों से वास्तव में पहाड़ों से पलायन कम हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक बने रहे। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर थैंक यू जी। आए और हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो दोस्तों, मिलते हैं नमस्कार। अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।